हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो आइए डेली करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस वीडियो में हम 10 अक्टूबर 2023 के सभी करंट अफेयर्स को एक एक करके यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आइए आज के करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। 2023 में इकोनॉमी के लिए नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में 2023 के लिए इकोनॉमी के नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई, जो कि देखिए इस साल क्लाउडिया गोल्डिन को दिया गया है। कहाँ की है? तो ये अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय की प्रोफेसर है, जिन्होंने देखिए श्रम बाजार में महिलाओं के योगदान पर व्यापक शोध के लिए 2023 का इकोनॉमी का नोबेल जीता है। और इस तरह से इकोनॉमी में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली ये विश्व की तीसरी महिला है। सबसे पहली बार देखिए इकोनॉमी का जो नोबेल है वो एलिनोर ऑस्ट्रोम को दिया गया था और अब तीसरी बार ये क्लाउडिया गोल्डिन को दिया गया है, जो कि अमेरिका की हार्वर्ड विश्वविद्यालय की प्रोफेसर है। अब देखिए इंडिया की बात करें तो भारत में सबसे पहली बार इकोनॉमी का नोबेल प्रोफेसर अमर्त्य सेन को 1998 में दिया गया था। 1998 में इकोनॉमी साइंस में वेलफेयर इकोनॉमिक्स और सोशल चॉइस थ्योरी में उनके योगदान के लिए इन्हें इकोनॉमी के नोबेल से सम्मानित किया गया था। देखिए 6 नोबेल पुरस्कारों में सबसे आखिरी में 1968 में इकोनॉमी के नोबेल की शुरुआत की गई थी और सबसे पहली बार यह नोबेल 1969 में दिया गया था। अब 2023 में यह क्लाउडिया गोल्डिन को दिया गया है। इसके पहले देखिए अन्य नोबेल पुरस्कार की भी घोषणा की जा चुकी है, जिसमें चिकित्सा का नोबेल कैटालिन कोरिको और ड्रू विस्मैन को दिया जा चुका है। फिजिक्स का नोबेल पीरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्रॉन्ज और एनी एल हुइलियर को दिया जा चुका है। केमिस्ट्री का नोबेल मोंगी जी बावेंडी, लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी आई एक्यूमोव को दिया गया था। लिटरेचर का नोबेल नॉर्वे के लेखक जॉन फॉसे को दिया गया था और नोबेल ऑफ पीस 2023 के लिए ईरान की मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को दिया जा चुका है। तो इस तरह अब सभी नोबेल पुरस्कार की घोषणा की जा चुकी है। देखिए दोस्तों, अगर आपको मंथली करंट अफेयर्स की डिटेल पीडीएफ लेना है तो आप रूट एप्लीकेशन या क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है, जहां से क्लिक करके आप ले सकते हैं। इन मंथली करंट अफेयर्स पीडीएफ में देखिए पूरे मंथ के जो सबसे ज्यादा एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चन को यहाँ पर डिटेल के साथ प्रोवाइड किया गया है, जो एग्जाम के लास्ट टाइम रिविजन में आपको बहुत हेल्प करता है। तो एक बार जरूर क्लिक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य में नीर महल जल महोत्सव आयोजित किया गया? तो देखिए नीर महल जल महोत्सव का आयोजन हाल ही में भारत के त्रिपुरा राज्य में किया गया, जो कि देखिए एक 3 दिवसीय जल महोत्सव है। त्रिपुरा के सिपाहीजाला जिले में इस जल महोत्सव का आयोजन हाल ही में किया गया है। त्रिपुरा के स्थानीय लोगों के द्वारा मनाया जाने वाला ये एक प्रमुख त्योहार है फ्रेंड्स। 3 दिन तक उत्सव चलता है और इस उत्सव के दौरान कई प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इनमें सबसे प्रमुख देखिए रुद्र सागर झील में होने वाली एक नौकायन दौड़ है, जिसमें रुद्र सागर झील के आसपास के जितने भी मछुआरे हैं वो सभी प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। वैसे त्रिपुरा में नीर महल को वाटर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है, जो कि त्रिपुरा साम्राज्य का एक शाही महल है। इसे 1930 में महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य बहादुर के द्वारा बनवाया गया था। यहाँ पर यह भी याद रखिएगा कि नीर महल या वाटर पैलेस वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा वाटर पैलेस है। क्वेश्चन हमारा नीर महल जल महोत्सव से था, तो ये त्रिपुरा राज्य में मनाया जाता है। आगे आ जाइए। किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना शुरू की गई है? तो मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना हाल ही में असम गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है। योजना क्या है? तो देखिए राज्य के जो सरकारी कर्मचारी है, जो पेंशन भोगी है, उनके आश्रितों के लिए ऑनलाइन मेडिकल बिल क्षतिपूर्ति के लिए असम में हाल ही में मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना को शुरू किया गया है। असम में इस योजना के तहत देखिए चिकित्सा बिलों की जो क्षतिपूर्ति है वो केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजनाओं के बराबर दरों पर की जाएगी और इन्हें एक समय सीमा के अंदर सीधे कर्मचारी के बैंक खाते में भेजा जाएगा। तो मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना असम गवर्नमेंट की योजना है। इसके अलावा देखिए असम की अदर स्कीम्स की बात करें, जो कि अलग अलग क्षेत्रों में चलाई जा रही है, तो इनमें अरुणोदय योजना, अभिनंदन शिक्षा ऋण सब्सिडी योजना, अरुंधति स्वर्ण योजना, बोनिज योजना और मुख्यमंत्री कृषि सहसजुली योजना, ये असम की अदर स्कीम्स हैं जो कि अलग अलग क्षेत्रों में चलाई जा रही है।
19वें एशियाई खेलों में पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स, हर सेशन में अभी हम एशियाई खेलों को ही डिस्कस कर रहे थे। अब यहाँ पर 8 अक्टूबर को एशियाई खेल पूरी तरह से समाप्त हो गए हैं और पदक तालिका में 19वें एशियाई खेलों में भारत चौथे स्थान पर रहा है। आंसर डी हो जाएगा। 19वें एशियाई खेल इस साल चीन के होंगजू में आयोजित किए गए हैं। अभी तक जितने भी एशियाई खेल हुए हैं फ्रेंड्स, इस एशियाई खेल में 2023 में भारत का प्रदर्शन सबसे बेस्ट रहा है। देखिए फ्रेंड्स, भारत ने टोटल 107 मेडल अपने नाम किए हैं एशियाई खेलों में, जिनमें से 28 गोल्ड मेडल है, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज मेडल है। इस तरह से 107 मेडल 19वें एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने अपने नाम किए हैं और इस तरह से हम पदक तालिका में चौथे स्थान पर आ गए हैं। इन खेलों में भारत की ओर से 655 खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया था। यहाँ पर देखिए मेडल टैली के टॉप 4 कंट्रीज अगर हम देखने जाते हैं तो सबसे पहले नंबर पर चीन है, जिसने एशियाई गेम्स 2023 में 383 मेडल अपने नाम किए हैं। इनमें से देखिए 201 गोल्ड मेडल है। इन गेम्स में सेकेंड नंबर पर जापान है, जिसने 189 मेडल अपने नाम किए, जिनमें से 52 गोल्ड है। रिपब्लिक ऑफ कोरिया इस मेडल टैली में तीसरे स्थान पर रहा है, जिसने 190 मेडल अपने नाम किए, इनमें से 42 गोल्ड है। इंडिया की बात करें तो हमने 107 मेडल अपने नाम किए हैं, जिनमें से 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज मेडल है। यहाँ पर यह भी याद रखिएगा कि सर्वाधिक पदक हमने एथलेटिक्स में अपने नाम किए हैं, जिसमें भारत ने 6 गोल्ड, 14 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल के साथ टोटल 29 मेडल एथलेटिक्स में अपने नाम किए हैं। उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और भारत की मुक्केबाज लवलीना बोर्गोहेन उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक थे। और यहीं पर समापन समारोह में भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर PR श्रीजेश भारत के ध्वजवाहक थे। 2023 में 19वें एशियाई खेल चीन के होंगजू में आयोजित किए गए हैं। अब 2026 में 20वें एशियाई खेलों का आयोजन जापान के नगोया में किया जाएगा। यहाँ पर यह याद रखिएगा कि सबसे पहली बार एशियाई खेलों की शुरुआत 1951 में की गई थी और इसका आयोजन एशिया ओलंपिक परिषद के द्वारा करवाया जाता है। हर 4 साल में एक बार एशिया के एथलीटों के मध्य में इस प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जाता है। इसके बाद देखिए, द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस किसके द्वारा लिखी गई बुक है? तो इस बुक को देखिए विवेक रंजन अग्निहोत्री के द्वारा लिखा गया है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है। अब देखिए, विवेक रंजन अग्निहोत्री को आप सभी जानते हैं, ये बहुत ही फेमस फिल्म डायरेक्टर हैं, जिनके द्वारा द ताशकंद फाइल्स, द कश्मीर फाइल्स और हाल ही में देखिए द वैक्सीन वॉर नाम की फिल्म बनाई गई है। तो द बुक ऑफ माई लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस, जो कि हाल ही में देखिए लॉन्च की गई है, विवेक रंजन अग्निहोत्री की बुक है। इसके अलावा अर्बन नक्सल, हु किल्ड शास्त्री, ये भी विवेक रंजन अग्निहोत्री की अन्य पुस्तकें हैं। ओके, तो देखिए यहाँ तक के सभी क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए होंगे। अब आ जाइए आज की कंट्री इन न्यूज़ में हम एशिया के देश इजराइल को डिस्कस कर लेते हैं। आप सभी जानते हैं कि इजराइल में हाल ही में एक आतंकवादी हमला हुआ है, जिसके कारण इजराइल अभी सुर्खियों में आ गया है। तो इजराइल जो कि एशियाई देश है, इसकी कैपिटल जेरूसलम है और न्यू शेकेल यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है। आइसेक हर्जोग यहाँ के प्रेसिडेंट के पद पर हैं और बेंजामिन नेतन्याहू वर्तमान में इजराइल के PM हैं। सामान्यतः यहाँ पर देखिए अधिकतर क्षेत्रों में हिब्रू भाषा बोली जाती है। इजराइल में स्थित गोलान हाइट्स इजराइल और सीरिया के मध्य में विवादित क्षेत्र है। पड़ोसी देशों की बात करें तो जॉर्डन, सीरिया, मिस्र और लेबनान ये सभी इजराइल के पड़ोसी देश हैं। माउंट हरमन इजराइल की सबसे ऊंची चोटी है और जॉर्डन नदी इजराइल की सबसे लंबी नदी है। इजराइल की खुफिया एजेंसी जो कि काफ़ी सुर्खियों में रहती है, मोसाद के नाम से जानी जाती है। सामान्यतः 3 धर्मों की पवित्र भूमि के नाम से जेरूसलम को जाना जाता है, जो कि इजराइल की कैपिटल है। यहाँ पर देखिए ईसाई धर्म के भगवान यीशु की मृत्यु हुई थी। यहूदियों की वॉल ऑफ द माउंट इजराइल के जेरूसलम में ही स्थित है और अल अक्सा मस्जिद जो कि मुस्लिम धर्म की पवित्र मस्जिद है, ये भी इजराइल में ही देखने को मिलती है। यहाँ पर देखिए इजराइल से रिलेटेड आपको बाल्फोर घोषणा के बारे में पता होना चाहिए कि बाल्फोर घोषणा 2 नवंबर 1917 को ब्रिटिश संसद में की गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि यहूदियों के लिए एक अलग राष्ट्र बनाया जाना चाहिए और इस तरह से
आगे चलकर इजराइल हमें अस्तित्व में आता हुआ दिखाई देता है। तो यह है एशिया का देश इजराइल। सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। आगे आ जाइए। पूसा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन का इनॉग्रेशन किसने किया? तो देखिए, दिल्ली के पूसा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन का इनॉग्रेशन हाल ही में भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। आंसर भी हो जाएगा। यह अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन देखिए एग्रीकल्चर से संबंधित है फ्रेंड्स। फ्रॉम रिसर्च टू इम्पैक्ट टूवर्ड इक्विटेबल एंड रेजिलिएंट एग्री फूड सिस्टम 2023 में इस अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन की थीम है। इस सम्मेलन के दौरान देखिए क्लाइमेट चेंज, फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन से संबंधित अलग अलग विषयों पर चर्चा की जाएगी। तो पूसा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन का इनॉग्रेशन भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा हाल ही में किया गया है। हाल ही में किस राज्य की रसबली मिठाई को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो रसबली मिठाई, जिसे देखिए हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, ओडिशा राज्य की एक प्रसिद्ध मिठाई है। आंसर भी हो जाएगा। भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में पाई जाने वाली या इस क्षेत्र में बनाई जाने वाली प्रसिद्ध मिठाई रसबली को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। ओडिशा में इस मिठाई का इतिहास देखिए ऑलमोस्ट 250 साल पुराना है फ्रेंड्स। इस मिठाई की उत्पत्ति ओडिशा में 262 साल पहले वहां के बालादेव जी मंदिर में हुई थी। मंदिर के जो इष्ट देव हैं उनको भोग लगाने के लिए सबसे पहली बार इस रसबली मिठाई को बनाया गया था। तो किस राज्य की है? तो ये ओडिशा राज्य की है। अब देखिए, रसबलाई मिठाई के साथ साथ ही गोवा के काजू और तमिलनाडु की एक प्रमुख खाद्य सामग्री जिसे उड़ान गुड़ी पनांग करुपट्टी के नाम से जाना जाता है, इसे भी जीआई टैग दिया गया है। अब देखिए, रसबली मिठाई के अलावा अगर हम ओडिशा के अदर जीआई टैग प्रोडक्ट की बात करें तो कोटपेड हैंडलूम फैब्रिक, खंडुआ साड़ी और कपड़े, गंजाम केवड़ा फूल, संबलपुरी बंधा साड़ी और कपड़े, अराकू वैली अरेबिका कॉफ़ी और कंधमाल हल्दी, ये ओडिशा के अन्य ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन्हें पहले जीआई टैग दिया जा चुका है। और अब ओडिशा की रसबली मिठाई को भी जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। टेनिस चाइना ओपन का खिताब किसने जीता है? तो देखिए, टेनिस चाइना ओपन का खिताब हाल ही में इगा स्विएटेक ने अपने नाम किया है। यह पोलैंड की टेनिस खिलाड़ी है फ्रेंड्स, जिन्होंने फाइनल में रूस की ल्यूडमिला को हराकर टेनिस चाइना ओपन में महिला वर्ग का खिताब अपने नाम किया है। अब देखिए, इसी में अगर पुरुष वर्ग के खिताब की बात करें, मेंस कैटेगरी के खिताब की बात करें, तो ये इटली के जेनिक पापी ने जीता है, जिसने फाइनल में रूस के टेनिस खिलाड़ी डेनियल मेदवेदेव को हराया है। चाइना ओपन वार्षिक पुरुष और महिला पेशेवर टेनिस टूर्नामेंट है फ्रेंड्स, जो कि हर साल चीन के बीजिंग में आयोजित किया जाता है। सबसे पहली बार इस टेनिस टूर्नामेंट की शुरुआत 1993 में की गई थी। अब पोलैंड की इगा स्विएटेक ने इसमें महिला वर्ग का खिताब अपने नाम किया है और इटली के जेनिक पापी ने मेंस कैटेगरी में चाइना ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, 28वें बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसने जीता है? तो 28वें बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड देखिए करिश्मा तन्ना को दिया गया है। हाल ही में इनकी वेब सीरीज आई थी जिसका नाम स्कूप है। इसमें किरदार निभाने के लिए करिश्मा तन्ना को बुसान फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा जिस वेब सीरीज़ की हम बात कर रहे हैं स्कूप, ये हंसल मेहता की वेब सीरीज़ है फ्रेंड्स, जिसे इस फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एशियाई टीवी सीरीज़ का अवार्ड दिया गया। देखिए, हंसल मेहता की ये जो वेब सीरीज़ है फ्रेंड्स, मुंबई की चर्चित क्राइम रिपोर्टर जिग्ना वोरा की एक किताब पर आधारित है, जिसका नाम बिहाइंड द बॉर्स इन भायखला माई डेज इन प्रिजन है। तो इस वेब सीरीज में किरदार निभाने के लिए भारत की करिश्मा तन्ना को 28वें बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। अब देखिए, बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की बात करें तो ये दक्षिण कोरिया के बुसान में आयोजित होने वाला एशिया का एक विश्व प्रसिद्ध फिल्म महोत्सव है, जिसकी शुरुआत देखिए 1996 में की गई थी। इसके बाद आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए, सरक्का केंद्रीय जनजाति यूनिवर्सिटी का संबंध किस राज्य से है? तो सरक्का केंद्रीय जनजाति यूनिवर्सिटी का संबंध भारत के तेलंगाना राज्य से है। हाल ही में देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तेलंगाना के लिए एक जनजाति यूनिवर्सिटी जिसका नाम सरक्का केंद्रीय जनजाति यूनिवर्सिटी है, इसके निर्माण को मंजूरी दी है। इस यूनिवर्सिटी का निर्माण
तेलंगाना के मुलुगु जिले में 889 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। देखिए, कुछ समय पहले ही भारत के पीएम नरेंद्र मोदी तेलंगाना की यात्रा पर थे। तब उन्होंने वहां पर एक जनजातीय यूनिवर्सिटी की घोषणा की थी और कहा था कि इस यूनिवर्सिटी का नाम समक्का सरक्का के नाम पर रखा जाएगा, जो कि देखिए तेलंगाना में आदि समुदाय में पूजी जाने वाली दो माँ बेटियों की जोड़ी है। अब देखिए, क्योंकि तेलंगाना के आदिवासी समुदाय के द्वारा इन्हें पूजा जाता है, इसीलिए इनके सम्मान में एक यात्रा भी निकाली जाती है। समक्का सरक्का के सम्मान में तेलंगाना में समक्का सल्लम्मा जतारा का आयोजन किया जाता है। ये पूरे विश्व में आदिवासियों का सबसे बड़ा त्योहार है या आदिवासियों का सबसे बड़ा उत्सव है। क्वेश्चन हमारा सरक्का केंद्रीय जनजाति यूनिवर्सिटी से था, तो इसका निर्माण भारत के तेलंगाना राज्य में किया जा रहा है। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए, हमने 10 अक्टूबर 2023 के सभी करंट अफेयर्स को डिटेल में समझ लिया। अब आ जाइए आज की फैक्ट शीट में हम भारत में गठित की गई अलग अलग इंपॉर्टेंट कमिटीज़ को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, जो कि हमें हर एग्जाम में देखने को मिलती है। तो देखिए फ्रेंड्स, स्वामीनाथन कमेटी की बात करें तो जनसंख्या नीति पर अपनी सिफारिशें देने के लिए इसका गठन किया गया था। जानकी रमन कमेटी प्रतिभूति घोटाले से संबंधित थी। दांतवाला समिति का गठन बेरोजगारी के अनुमान के लिए किया गया था। रेखी समिति अप्रत्यक्ष कर से संबंधित थी। सरकारिया आयोग का गठन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। इसके बाद महालनोबिस कमेटी राष्ट्रीय आय से संबंधित है। रंगराजन कमेटी का गठन भुगतान संतुलन के लिए किया गया था। राजा चलैया समिति कर सुधार से संबंधित है। मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र में सुधार से संबंधित है और खुसरो समिति कृषि साख से संबंधित है। तो इन सभी कमिटीज़ को याद रखिएगा, हमें अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब आ जाइए लास्ट डे के सेशन में जो करंट अफेयर हमने डिटेल में समझा था उसे हम एक बार यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। पहला देखिए, 19वें एशियाई खेलों में भारतीय महिला कबड्डी टीम ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2022 धर्मेंद्र को दिया गया है। जियो मार्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी बनाए गए हैं। कर्नाटक राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी को 33% आरक्षण दिया है। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का नया अध्यक्ष इंडिया को बनाया गया है। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना का संबंध हिमाचल प्रदेश से है। क्रूज मिसाइल ब्यूर वेस्टनिक का सफल परीक्षण रशिया के द्वारा किया गया। भारतीय वायुसेना दिवस हर साल 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके बाद देखिए, सागर परिक्रमा कार्यक्रम के 9वें चरण की शुरुआत तमिलनाडु और पौंडीचेरी राज्य में की गई है। लास्ट है, इजराइल ने फिलिस्तीन के आतंकवादी समूह हमास के खिलाफ ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड की घोषणा की है। तो ये सभी ऐसे करंट अफेयर हैं जिन्हें हमने लास्ट डे के सेशन में डिटेल में समझा था। अब आज के लिए आप सभी के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है, भारत में वन नेशन वन इलेक्शन के लिए समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इसके अलावा दोस्तों, आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, अब आपके लिए क्रेजी जीके ट्रिक के सभी कोर्सेज वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। ये सभी कोर्सेज आप सभी की रिक्वायरमेंट और लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए हैं। यहाँ हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग पर फोकस करते हैं, तो एक बार जरूर वेबसाइट पर विजिट करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।